जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार का एक नियम था। हम शाम ढलने के बाद मेहमानों का स्वागत नहीं करते थे और न ही पहाड़ों में जाते थे। मेरे दादाजी कहते थे कि पहाड़ों की पुरानी गुफा किसी खास समूह की है। उस साल समीर नाम का एक पढ़ा लिखा युवक आया और आधी रात को लोगों को पहाड़ पर ले जाने की जिद करने लगा। आधी रात के समय वे एक विशाल जंगली जानवर की लाश घसीटते हुए वापस लाए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने की खुशी में गांव वालों ने रात भर जश्न मनाया। लेकिन मेरे दादाजी का चेहरा बुरी तरह उतर गया और वह दादी और मुझे घसीटते हुए घर ले आए। खिड़की के पास जिस समीर की मौत हुई थी वह मर चुका था। जो वापस आया था वह पहाड़ों की कोई चीज थी। उसकी हड्डियों की गंध उस मरे हुए जानवर से भी ज्यादा भयानक थी। मेरा नाम सूरज है। हमारे परिवार का गेस्ट हाउस रामपुर का अकेला ऐसा ठिकाना है जहां बाहरी लोग रुक सकते हैं। मेरे परिवार का एक सख्त नियम है, शाम के वक्त कोई मेहमान नहीं लिया जाएगा और कोई भी पहाड़ों में नहीं जाएगा। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि पहाड़ों की पुरानी रूहें बहुत खतरनाक होती हैं और उन्हें पानी से नष्ट होना पसंद नहीं है। जिन पुरानी रूहों की वह बात करते थे वे पिछले पहाड़ों के राक्षस थे। कोई भी वहां पहरा नहीं देता, पता है। वे कभी कभी पहाड़ से नीचे उतर आते हैं, किसी की भेड़ उठा ले जाते हैं या मुर्गियों को मार देते हैं। गांव वाले डरे हुए हैं, लेकिन वहां कोई भूत नहीं है। इसके अलावा मेरे परिवार का एक और नियम भी है। जब भी घर में खाना बनता है, दादी ताजा बने व्यंजनों में से सबसे अच्छा हिस्सा चुनती है। एक बड़े चीनी मिट्टी के कटोरे में मांस और सेवियां भरती हैं और दादाजी चुपचाप उसे पिछले आंगन के पुराने पेड़ के नीचे रख देते हैं। मेरी दादी कहती हैं कि यह उन पुरानी रूहों का चढ़ावा है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता। उस दिन शहर से समीर नाम का एक पढ़ा लिखा युवक आया। वह बहुत प्रभावशाली बातें करता था और उसे बहुत सी चीजों की समझ थी। उसे देखकर गांव की लड़कियां शर्म से लाल हो जाती थीं। विदाई के खाने पर समीर ने गांव की बनी शराब के कुछ प्याले पिए और उसके गाल लाल हो गए। वह चुनौती देते हुए खड़ा हुआ, मेज पर हाथ मारा और घोड़े के अस्तबल में मौजूद लोगों से कहा, विश्वास करो, हमें विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। इन अंधविश्वासों को छोड़ो, वह सिर्फ एक जंगली जानवर है। आज रात मैं युवा सैनिकों और शिकारियों को लेकर पहाड़ पर जाऊंगा और लोगों को इस खतरे से आजाद कराऊंगा। सचिव समीर, बहुत अच्छे। आप उस जानवर को खुलेआम घूमने नहीं दे सकते, वह बहुत ताकतवर है। दादाजी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्होंने समीर का हाथ पकड़ा और उसे नीचे दबाया। समीर, मेरी सलाह मान लो, वह कोई जंगली जानवर नहीं है, वह पहाड़ के नीचे से आया कोई राक्षस है। रात में वह उसका इलाका होता है। तुम दर्जनों लोगों का अंदर जाना आत्महत्या जैसा है। समीर बोला, चाचा, आप बहुत डरपोक हैं। हमारे पास बंदूकें और आदमी हैं, हम किसी राक्षस या सांप से नहीं डरते। वह अपनी पत्नी और करीब दर्जन भर हथियारबंद नौजवानों के साथ पहाड़ के पीछे की ओर चल दिया। पूरा गांव वहां मौजूद था, जैसे किसी नायक को विदा कर रहा हो। सिर्फ दादाजी थोड़ी देर बाद बड़बड़ाए और फिर 2 बक्से लेकर चले गए। रतन के बंद होने के बाद कई घंटे बीत गए, लेकिन पहाड़ों से एक भी गोली चलने की आवाज नहीं आई। गांव वाले धीरे धीरे बेचैन होने लगे और जब सबको लगा कि वे मारे गए, तभी दूर से एक ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कीचड़ में लथपथ समीर ट्रैक्टर पर खड़ा था और गांव के प्रवेश द्वार की ओर हाथ हिला रहा था। उसके पीछे ट्रैक्टर की ट्रॉली में एक राक्षस की लाश पड़ी थी। वह एक काले भालू जैसा लग रहा था, लेकिन आकार में बहुत बड़ा। उसके बाल उलझे हुए थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचाना नहीं जा सकता था, जैसे उसने बहुत दर्द सहा हो। पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा। दादी ने एक कटोरे में गुनगुना पानी लाकर दिया। समीर ने कटोरा लिया और अपने सिर को साफ करने लगा। चारों ओर एक शांति छाई थी, लेकिन उसी पल मैंने उसकी साफ सफेद कमीज पर तेल की एक चमकती हुई बूंद देखी। वह चर्बी थी। उस तेल का रंग मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस मांस और सेवियों का तेल होता था, जिसे दादी हर शाम रूहों को चढ़ाती थी। भीड़ छंट गई और समीर को उसके ठिकाने पर वापस ले जाया गया। दादाजी उस विशाल राक्षस की लाश के पास बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। उनका चेहरा हांडी के तलवे जैसा लाल हो गया था। वह पेड़ के नीचे गए, कटोरा खाली था, सूप की एक बूंद भी नहीं बची थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कहा जाता था कि दशकों से उस चढ़ावे के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। कभी कभी वह हवा और बारिश से गिर जाता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। दादाजी अचानक खड़े हुए और किसी को राक्षस की लाश पहाड़ी पर फेंकने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे और दादी को घर के अंदर धकेला। उन्हें लगा कि हम तीनों को वह आवाज सुनाई दे सकती है। पहाड़ों के नियम बिगड़ चुके थे। समीर मर चुका था। जो वापस आया था वह पहाड़ों की कोई बला थी। उसके शरीर से हड्डियों की वह गंध पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह जो आया था
वह बहुत आक्रामक था। मुझे पहाड़ के पीछे के पुराने मंदिर में जाना होगा और पुरानी रूहों से इस बारे में पूछना होगा। इतना कहकर दादाजी ने कुल्हाड़ी उठाई और अंधेरी रात में निकल पड़े। मैंने उनका साया अंधेरे में गायब होते देखा। मुझे हमेशा लगा कि दादी बहुत शांत रहती थी। वह पानी उबालने नहीं गई। उन्होंने घर का सबसे मोटा डंडा ढूंढा और उससे भारी लकड़ी के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। क्या आपने वह चरमराने की आवाज सुनी? पहाड़ों की रात सच में डरावनी होती है। खिड़की के बाहर सिर्फ पत्तों की आवाज आ रही थी। बूढ़े बरगद ने कहा था कि पत्ते मर चुके हैं। उसकी सांसें फूल रही थीं। पता नहीं कितना समय बीत गया था। वह दरवाजे के पास सो रहा था। अरे बुढ़िया, जल्दी दरवाजा खोल, मैं हूं, तेरे दादाजी। उनकी आवाज घबराहट भरी थी। मेरी पीठ पर खुजली और जलन हो रही थी और मैं दादाजी पुकारने ही वाला था कि अचानक एक खुरदरे हाथ ने मेरा मुंह ढक लिया। आवाज मत निकालना, तुम्हारे दादाजी इस वक्त वापस आकर पीछे की खिड़की से 3 बार संकेत देंगे। मुझे याद है, 3 बार अंचू की आवाज। ये मेरा गुप्त कोड था। उन्होंने कहा था कि पहाड़ों में साए घूमते हैं और अगर रात में सफर के दौरान कुछ भी मिले तो अजनबी इसका इस्तेमाल यह बताने के लिए करते हैं कि क्या हो रहा है। अरे बुढ़िया, जल्दी दरवाजा खोल, पहाड़ों में 1 से ज्यादा बूढ़े हैं। मैं वहां फंस गया था, मेरे पैर टूट गए हैं, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूं, दरवाजा खोल। उसकी आवाज बहुत लाचार और मासूम लग रही थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरवाजे के बाहर दादाजी के हाव भाव अलग थे। अरे बुढ़िया, क्या तू पागल हो गई है? सामने के दरवाजे की कुंडी कुछ दिन पहले टूट गई थी। तू किस खिड़की से अंदर आई थी? मैं दंग रह गया। हमारी खिड़की ऊंची और छोटी थी। एक इंसान तो क्या, मैं भी उसके अंदर नहीं समा सकता था। दादी उसे परख रही थी। दरवाजे के बाहर सन्नाटा छा गया और फिर एक भयानक जोरदार धमाका हुआ। पूरे लकड़ी के दरवाजे को किसी ऐसी चीज ने टक्कर मारी जो इंसानी ताकत से कोसों दूर थी। गुस्से में आकर उस चीज ने दरवाजे के कब्जे तोड़ दिए। वह बार बार प्रहार कर रहा था। हर चोट मेरे दिल पर लग रही थी। दरवाजे के कब्जे चरमरा रहे थे। वह असहनीय चीख दीवार में घड़ी लोहे की कील नीचे फंस गई थी। दादी हिल नहीं पा रही थी। वह कांप रही थी और घबराई हुई थी। दरवाजे के अंदर क्या था? दादी, दरवाजे के बाहर क्या था? मैंने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए दादी के पास गया। मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दी। वह आवाज बहुत अजीब थी। इसी एक चीज ने मुझे सिहरन से भर दिया। दरवाजे के बाहर एक किला जैसा खड़ा था। आपने दादाजी का पुराना फौजी कोट पहन रखा था। वह दादाजी नहीं थे, क्योंकि उनका चेहरा चांदनी के विपरीत था। 2 हाथ जो इंसानी हाथों जैसे नहीं लग रहे थे, बड़ी मेहनत से एक चेहरे को ऊपर धकेल रहे थे। चेहरे की झुर्रीदार खाल नीली पड़ चुकी त्वचा से अलग हो रही थी। सबसे भयानक बात यह थी कि जब मैंने उस चेहरे को देखा तो चमकीली हरी आंखों की एक जोड़ी मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। मैं इतना डर गया कि मेरी रूह कांप गई। मैं पीछे हटकर घर के कोने में दुबक गया। मेरे दांत बज रहे थे। भारी दरवाजे की कुंडी पूरी तरह टूट चुकी थी और दरवाजा बस खुलने ही वाला था। उसी नाजुक मोड़ पर दादी को अचानक कुछ याद आया। वह ऊंचे स्थान की ओर दौड़ी। उन्होंने वह काला कंबल पकड़ा जो सोने के चढ़ावे के लिए इस्तेमाल होता था और सावधानी से 3 अगरबत्तियां जलाईं। फिर उन्होंने उन्हें एक लेप में रखा और तेजी से कोई लोक मंत्र बोलने लगी जो मेरी समझ से बाहर था। उनकी आवाज अजीब और अभिमानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो और गा रहा हो। जैसे ही उनका आखिरी शब्द खत्म हुआ, दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मैं कांपते हुए फिर से गेस्ट हाउस के किनारे चला गया। दादाजी का कोट पहने हुए वह पुरानी चीज गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक विशाल पीला नेवला खड़ा था, जिसका शरीर आधा इंसान जैसा था। वह इंसान की तरह अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा था। उसके सुनहरे बाल चमक रहे थे। उसने अपना पंजा उठाया और अपने नुकीले नाखूनों से पुराने लकड़ी के दरवाजे को ऊपर से नीचे तक खुरच दिया। यह एक चेतावनी थी। इतना करने के बाद वह मुड़ा, कूदा और गायब हो गया। मुझे पता था कि वह पुरानी चीज जख्मी हो गई थी और पीला नेवला भाग निकला था। दोस्तों, सूरज और उसकी दादी की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात खिड़की के बाहर खड़े उस साए ने क्या किया और दादाजी कहां गायब हो गए, तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दें। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, मैं इस कहानी का पार्ट 2 तुरंत लेकर आऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ और पार्ट 2 जरूर लिखना। साथ ही ये बताओ कि क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी खिड़की के बाहर किसी की आहट सुनी है? ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि पहाड़ों की रात कितनी खतरनाक हो सकती है।